गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर की क्लास में पढ़ रहे थे एनेलिडा संघ के बारे में। ठीक है, तो हमने एनेलिडा संघ के बारे में, उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ लिया था कि सबसे पहले तो ये कि एनेलिडा संघ का नाम किसने दिया? लेमार्क ने। लेमार्क ने इसे एनेलिडा ही नाम क्यों दिया? क्योंकि क्या है कि इस संघ के जो भी जीव होते हैं उनके शरीर में क्या है, छोटी छोटी वल्य समान संरचनाएं पाई जाती है और इन वल्यों को हम बोलते हैं एनुलस। इसीलिए इस संघ के जीवों का नाम पड़ा एनेलिडा। ठीक है, तो हमने इनका आवास पढ़ लिया था कि ये कहाँ रहते हैं। ठीक है, इनकी सममिति द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, ये त्रिकोण की होते हैं। ठीक है, इनमें वास्तविक देह गुहा वगैरह पाई जाती है। तो हमने इनके कुछ लक्षण पिछली क्लास में पढ़ लिए थे और अब हम आज आगे पढ़ेंगे कि और एनेलिडा संघ के जीवों में कौन कौन से लक्षण और पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखो हम पढ़ेंगे इनके गमन अंग के बारे में। तो देखो हमने पढ़ा था कि एनेलिडा संघ के जितने भी जीव है उनमें पेशियां पाई जाती है और पेशियां भी उनमें दो प्रकार की पाई जाती है। सबसे पहले सर्कुलर या फिर वर्ताकार पेशी और दूसरी थी लंबवत पेशी। तो अब देखो जो ज्यादातर गमन होता है वो क्या होता है, पेशियों के द्वारा भी होता है, लेकिन जो एनेलिडा संघ के जीव है उनमें कई और संरचनाएं भी पाई जाती है जो उनको गमन में सहायता करती है। तो सबसे पहले तीन गमन अंग पाए जाते हैं एनेलिडा संघ के जीवों में। पहला पैरापोडिया, दूसरा काइटिनी शूक और तीसरा है चूषक। अब देखो किसी भी कोई भी अगर एक जीव एनेलिडा संघ का तो उस एक जीव में ये तीनों संरचनाएं नहीं पाई जाएगी, अलग अलग जीवों में इनमें से अलग अलग संरचनाएं पाई जाती है गमन के लिए। तो सबसे पहले देखो पैरापोडिया। पैरापोडिया क्या होते हैं? जैसे कि मान लो ये ऐसे मान लो ये जैसे कोई जीव हो गया, ठीक है, केंचुआ मान लो जैसे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसके शरीर के बाहर ऐसे बहुत सारी ऐसी संरचनाएं निकली रहती है, ठीक है, ऐसी संरचनाएं। केंचुआ ने मान के इसको नेरिस मान लो तुम लोग, ठीक है। तो ये जो संरचनाएं इसके शरीर से बाहर निकली रहती है इनको हम बोलते हैं पैरापोडिया, ठीक है। ये क्या होता है, इनकी संरचना का या फिर इनके शरीर का एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट ही होता है। और जो पैरापोडिया होते हैं वो ज्यादातर किस में पाए जाएंगे? ऐसे जीव जो जल में रहते हैं एनेलिडा संघ के, जैसे कि नेरिस हो गया, ठीक है। तो जो पैरापोडिया है वो क्या करते हैं, तैरने में सहायता करते हैं जीवों की, इसीलिए ये उन्हीं जीवों में पाए जाते हैं जो जल में पाए जाते हैं या समंदर के जल में या नदियों के जल में पाए जाते हैं। और पैरापोडिया किस में पाए जाएंगे? ये पाए जाएंगे नेरिस में, क्योंकि नेरिस ही है जो जल के अंदर पाया जाता है। दूसरा है काइटिनी शूक। अब देखो जैसे कि जो केंचुआ वगैरह है या फिर कोई भी जो और जीव है एनेलिडा संघ का, तो आप लोगों को पता है कि उनका जो शरीर है वो क्या होता है, गीला गीला सा चिपचिपा सा होता है। और अगर मतलब मान लो वो ऐसे किसी सतह पे चल रहे हैं तो उनका शरीर गीला होने की हेल्प, मतलब अगर गीला है तो उसमें क्या होता है कि उसके गिरने की संभावना ज्यादा रहती है, ठीक है। अगर वो मान लो किसी सतह पे चल रहे हैं और अगर गीला ही है उनका शरीर चिपचिपा सा, तो क्या होगा कि वो गिरने की संभावना उनमें ज्यादा रहती है। तो इसी संभावना को खत्म करने के लिए इन जीवों में क्या पाया जाता है? काइटिनी शूक। ये क्या होता है, जैसे मतलब मान लो ये कोई केंचुआ ही मान लो, ठीक है। तो इनकी जो शरीर की ये संरचना है इनमें क्या होंगे, एस आकृति की ऐसे संरचनाएं पाई जाएगी, ठीक है, हर एक खंड पे पाई जाएगी ये। और ये संरचनाएं क्या है कि उनको सतह से चिपकने में या फिर सतह पे अपनी पकड़ बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। तो जो ये इनके शरीर की सतह पे, इनके खंडों पे जो एस आकार की संरचनाएं पाई जाती है छोटी छोटी, इनको हम बोलते हैं काइटिनी शूक। ये क्या करती है, इनको किसी भी सतह से चिपकने में या फिर किसी भी सतह से अपनी पकड़ मजबूत करने में हेल्प करती है। तो काइटिनी शूक किसमें पाए जाएंगे? केंचुए में। अगला है चूषक। तो देखो चूषक किसमें पाए जाते हैं? जोंक में। जोंक आप सबको पता है कि या तो वो क्या करती है, इंसानों के ऊपर परजीवी के रूप में रहती है या फिर जो जानवर होते हैं उनमें रहती है। और जोंक क्या होती है, ज्यादातर पानी में पाई जाती है, ठीक है। तो अगर कोई भी जीव मतलब जैसे गाय हो गई या फिर भैंस वगैरह हो गई उस जल में जाएंगे तो वो जोंक के क्या करेगी, उनके शरीर से चिपक जाएगी, ठीक है। और जोंक के शरीर का जो आगे वाला भाग है उसमें क्या चूषक पाए जाते हैं। चूषक क्या होती है, किसी भी जैसे मतलब मान लो ये उसका आगे का पार्ट हो गया और यहाँ पे ऐसे छोटे 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 क्या है, चूषक के समान संरचना पाई जाती है जो क्या करती है, उसको उस जीव के शरीर से चिपकने में सहायता करती है और उस जीव का रक्त उस जीव के रक्त को चूसने में
सहायता करती है। ठीक है, तो गमन अंग 3 प्रकार के, पहला पैरापोडिया, ये किसमें तैरने में सहायता करता है जीवों की, ये पाया जाता है नैरिस में। दूसरा काइटिनिशुक, जो कि क्या करता है, किसी भी सतह पे जीव की पकड़ मजबूत करने में मदद करता है, ये पाया जाता है केंचुआ में। और चूषक, जो कि जोंक में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र। उससे पहले देखो, अब चलो देखो, उससे पहले ये देखो, ये मतलब मान लो कोई जीव है या फिर केंचुआ ही मान लो आप लोग। ठीक है, तो ये देखो, ये जो इसकी सबसे आगे वाली संरचना है, ये वाली संरचना, ठीक है, ये क्या होती है, एक मतलब इसके शरीर का एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है। ठीक है, सबसे आगे वाली जो संरचना होती है, इसको हम बोलते हैं प्रोस्टोमियम। ठीक है, इस संरचना के जो पीछे वाला खंड होता है, इसको बोलते हैं पेरिस्टोमियम। और जो ये पेरिस्टोमियम है, इसी में क्या पाया जाता है, उस जीव का मुख पाया जाता है। ठीक है, और एनेलिडा संघ के जंतु ऐसे सबसे पहले जीव थे जिनमें क्या है, मुख पाया जाना शुरू हुआ। इससे पहले जितने भी संघ थे उनमें क्या है, प्रॉपर रूप से कोई भी मुख नहीं पाया जाता, मतलब मुख के समान संरचनाएं जरूर पाई जाती थी, लेकिन जो संपूर्ण मुख का विकास है वो सबसे पहले एनेलिडा संघ के जीवों में ही हुआ। और ये किसमें पाया जाता है, इनके पेरिस्टोमियम खंड में। ठीक है, और जो भी केंचुए का लास्ट वाला खंड होता है उसको हम बोलते हैं पाइजिडियम, जिसमें गुदा पाई जाती है। गुदा क्या होती है, वह छिद्र या स्थान जिससे हम अपने अपशिष्ट पदार्थों को, या कोई भी जीव अपने अपशिष्ट पदार्थों को अपने शरीर से बाहर निकालता है। ठीक है, तो देखो अब पाचन तंत्र पढ़ेंगे। तो पाचन तंत्र में सबसे पहले क्या है, इनमें पूर्ण आहार नाल पाई जाती है। पूर्ण आहार नाल का मतलब क्या होता है कि कोई भी जीव है उसमें भोजन ग्रहण करने के लिए एक विकसित अंग पाया जाएगा, और पाचन के बाद जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए एक विकसित अंग पाया जाएगा। तो कोई भी जीव जिनके शरीर में मुख पाया जाता है भोजन ग्रहण करने के लिए, और गुदा पाई जाती है अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए, उस जीवों के अंदर जो भी आहार नाल होती है उनको बोलते हैं संपूर्ण आहार नाल। ठीक है, अगला है कि पाचन ग्रंथियां पहली बार विकसित। तो जो एनेलिडा संघ के जीव थे उनमें क्या है, सबसे पहले पाचन ग्रंथियां विकसित हुई थी। इससे पहले हमने जो भी संघ पढ़े, जैसे एस्केहेलमिन्थेस, प्लेटीहेलमिन्थेस, उन सब में क्या है कि पाचन तंत्र बहुत ही कम पाया जाता था। ठीक है, मतलब इतना कोई विकसित पाचन तंत्र नहीं पाया जाता था, ऐसे ही भोजन का पाचन होता था, लेकिन उनमें क्या है, किसी भी प्रकार की कोई भी पाचन ग्रंथियां नहीं पाई जाती थी। लेकिन जो एनेलिडा संघ के जीव हुए उनमें क्या है, पूर्ण रूप से विकसित पाचन तंत्र पाया जाता है, और सबसे पहले पाचन ग्रंथियों का विकास भी क्या है, इसी संघ के अंदर हुआ। अगला है परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो परिसंचरण तंत्र क्या होता है कि ऐसा तंत्र जो हमारे शरीर में हमारे रक्त का प्रवाह करता है। तो एनेलिडा संघ से पहले जो भी हमने संघ पढ़े, जैसे प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केहेलमिन्थेस, उन सब में क्या है कि परिसंचरण तंत्र पाया ही नहीं जाता था। अब जब धीरे धीरे विकास हुआ तो ऐसा होना चाहिए था कि जब पहली बार परिसंचरण तंत्र आया तो ये खुले प्रकार का होना चाहिए था, लेकिन जो एनेलिडा संघ के जीव है उनको क्या बहुत ज्यादा जल्दी थी, जिसके कारण क्या हुआ कि बहुत ज्यादा विकसित हो गए, जिसके कारण इनके अंदर परिसंचरण तंत्र पाया गया, और वो भी बंद प्रकार का, ना कि खुले प्रकार का। ठीक है, अब देखो कि बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, तो ऐसा तंत्र, या फिर अगर हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह वाहिनियों के अंदर होता है, वाहिनियां क्या होती है, एक प्रकार की नलिकाएं होती है, तो अगर रक्त का प्रवाह हमारे शरीर के वाहिनियों या नलिकाओं के अंदर अगर होता है तो उस प्रकार के परिसंचरण तंत्र को हम कहते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, अब परिसंचरण तंत्र पहली बार उत्पन्न हुआ है तो हृदय भी इनमें पहली बार उत्पन्न हुआ होगा। तो एनेलिडा संघ के जंतुओं में क्या है, पहली बार हृदय उत्पन्न हुआ। तो इनका जो हृदय है वो क्या होता है, नलिकाकार होता है, और उसमें 4-5 चैम्बर या फिर कक्ष पाए जाते हैं। इसीलिए हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो एनेलिडा संघ के जंतु हैं उनमें 4 या 5 हृदय पाए जाते हैं, क्योंकि उनमें 4 और 5 कक्ष पाए जाते हैं हृदय के अंदर। देखो जैसे ऐसे नलिकाकार होगा, ठीक है, तो जैसे ये पहला कक्ष हो गया, फिर ये दूसरा कक्ष, फिर तीसरा कक्ष, ऐसे इसी प्रकार हम इनको 4-5 हृदय भी कह सकते हैं। अब देखो इनका जो हृदय होता है वो न्यूरोजेनिक होता है। अब न्यूरोजेनिक हृदय कौन सा होता है कि वो वाला हृदय जिसमें जो भी रक्त आ रहा है उस रक्त को जो पंप किया जाता है उनका नियंत्रण हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन या फिर तंत्रिकाओं द्वारा होता है। ऐसे हृदय को हम कहते हैं न्यूरोजेनिक हृदय। ठीक है, और ये सबसे पहले किसमें, एनेलिडा संघ के जीवों में विकसित हुआ। फिर ये है कि
इस संघ के जीवों में स्वसन वर्णक के रूप में हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है और एरिथ्रोक्यूरिन भी पाया जाता है। अब देखो, इनमें किसी भी प्रकार की आरबीसी प्रेजेंट नहीं होती है। हीमोग्लोबिन तो पाया जाता है लेकिन किसी भी प्रकार की आरबीसी प्रेजेंट नहीं होती है, और इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, फिर भी क्या होता है कि इनका जो रक्त होता है उसका कलर लाल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखो, जो मनुष्य में हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो क्या होता है, हमारी आरबीसी के अंदर संचित रहता है, एक जगह इकट्ठा रहता है, इसीलिए उसका कलर लाल रंग का दिखाई देता है। लेकिन जो एनेलिडा संघ के जीव है उनमें जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो क्या है, उनके प्लाज्मा में पूरी तरह से बिखरा रहता है, मतलब कि पूरे प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन अलग अलग जगह पे बिखरा रहेगा, ठीक है, या फिर पूरे प्लाज्मा में एक जैसा रहेगा। इसीलिए जब हीमोग्लोबिन एक जगह इकट्ठा नहीं रह के पूरे शरीर में पाया जाता है या पूरे प्लाज्मा में पाया जाता है, तो इसीलिए क्या होता है कि इनके रक्त का जो रंग है वो लाल नहीं पाया जाता, ठीक है। और इनमें स्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन और एरिथ्रोक्यूरिन पाया जाता है, ठीक है। अब पढ़ रहे हैं आगे इनका श्वसन तंत्र। तो देखो, इनका श्वसन तंत्र जो होता है, तो हमने पढ़ा था कि इनकी जो सतह है, मतलब इनके शरीर की जो सतह है वो नम होती है, गीली होती है। तो नम सतहों से क्या होता है, जो गैसें होती है उनका विनिमय या उनका आदान प्रदान अधिक आसानी से हो पाता है। तो सबसे पहले तो इनका श्वसन अंग हो गया इनकी त्वचा, ठीक है, क्योंकि ये अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं। दूसरा है कि एक तो हमें पता है कि ये जलीय जीव भी होते हैं, जलीय भी होते हैं, स्थलीय भी होते हैं और परजीवी के रूप में भी होते हैं। तो जो जलीय जीव होंगे इस संघ के, जैसे कि नेरिस, उनमें क्या है, श्वसन करने के लिए गिल्स भी पाए जाएंगे, गिल्स या फिर जो क्लोम दरारें होती है उनको, ठीक है। जो जलीय जीव होते हैं उनके अंदर ज्यादातर श्वसन क्या है, क्लोम दरारों के रूप में होता है, मतलब क्लोम दरारों की सहायता से होता है, ठीक है। और जो एक और इनका श्वसन अंग है वो है इनके पार्श्वपाद, या फिर जिनको हम ये पैरापोडिया भी बोलते हैं, ठीक है। अब की पैरापोडिया की सहायता से ये श्वसन कैसे करते हैं, तो इनके जो पैरापोडिया होते हैं उसमें क्या है, बहुत सारी रुधिर वाहिनियां पाई जाती है। तो जब ये पैरापोडिया की सहायता से श्वसन करते हैं तो इन रुधिर वाहिनियों में जो रक्त पाया जाता है या जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो क्या करता है, जो भी ऑक्सीजन वगैरह आती है उनसे क्रिया करके ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन एक बना लेते हैं, ये तत्व या फिर प्रकार, ठीक है। तो इसीलिए इनका जो पार्श्वपाद है या फिर जो पैरापोडिया है उनसे भी इनका श्वसन हो पाता है। तो इनमें श्वसन के लिए 3 अंग पाए जाते हैं। पहला हो गया इनकी त्वचा, दूसरा हो गया क्लोम दरारें और तीसरा हो गया पार्श्वपाद या फिर पैरापोडिया। अगला है इनका उत्सर्जन तंत्र। तो देखो, उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं कि हमारे शरीर में पाचन के बाद, भोजन के पाचन के बाद जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उन अपशिष्ट पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम कहते हैं उत्सर्जन। और इस उत्सर्जन के लिए बहुत सारे जीवों में अलग अलग अंग पाए जाते हैं, तो उन अंगों को साथ मिलाकर हम उस तंत्र को कहते हैं उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। अब देखो, जो मनुष्य होता है उसमें उत्सर्जन तंत्र का जो मेन पार्ट होता है या जो मेन भाग होता है या जो अंग होता है उत्सर्जन के लिए बेसिकली वो होता है वृक्क। लेकिन जो एनेलिडा संघ के जानवर होते हैं उनमें उत्सर्जन के लिए पाए जाते हैं नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया क्या होता है, एक वृक्क के समान ही संरचना होती है जो कि भोजन के पाचन के बाद जो भी अपशिष्ट बचता है उनको उत्सर्जन के लिए तैयार करती है, ठीक है। अब ये है कि इनमें जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो भी 2 टाइप के पाए जाते हैं, पहले अमोनोटैलिक, दूसरे होते हैं यूरियोटैलिक। तो हमें पता है कि इनके जो जानवर होते हैं वो जल में भी पाए जाते हैं और स्थल में। तो जो जल में जानवर पाए जाएंगे उनका जो उत्सर्जित पदार्थ होगा वो होगा अमोनिया, ठीक है। और जो जीव अमोनिया उत्सर्जित करेंगे ऐसे जीवों को हम बोलते हैं अमोनोटैलिक। दूसरा है यूरियोटैलिक, तो जो स्थल के जीव होंगे, ठीक है। अब जो स्थल पे रहने वाले जीव है उनको पानी कम मात्रा में ही उपलब्ध होता है, तो इनके शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है वो होता है यूरिया, ठीक है। तो यूरिया, और जिन जानवरों में यूरिया अपशिष्ट पदार्थ के रूप में पाया जाता है उनको बोलते हैं हम यूरियोटैलिक, ठीक है। तो बेसिकली जो अमोनिया होता है वो क्या होता है, ज्यादा खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ होता है, इसीलिए इसका जो उत्सर्जन है या इसका जो मतलब शरीर से बाहर निकालने की क्रिया वो जल में की जाती है ताकि वो जल में घुल जाए आसानी से और कम नुकसान पहुंचाए, ठीक है। अगला है इनका तंत्रिका तंत्र। तो देखो, इनका तंत्रिका तंत्र क्या होता है, सुविकसित प्रकार का होता है और इनमें बहुत सारे नर्व्स पाई जाती है जो इनके संवेगों को या फिर इनमें जो भी काम, मतलब जो भी पाचन वगैरह
उत्सर्जन या जो भी तंत्र इनके पाए जाते हैं उनका सुचारू रूप से संचालन करती है। ठीक है, तो इनमें सुविकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है और इनका जो तंत्रिका तंत्र पाया जाता है वो इनके अधर भाग में होता है। ठीक है, अधर तंत्रिका रज्जु पाई जाती है। अधर मतलब इनका जो आगे का भाग होता है। अब देखो जो मनुष्य है, मतलब जो मनुष्य होते हैं या जो हम हैं, हमारे अंदर जो तंत्रिका तंत्र है या जो तंत्रिका रज्जु वो क्या है, पीछे की ओर पाया जाता है, पीठ की तरफ। लेकिन इनमें क्या है, आगे की तरफ या फिर अधर भाग में इनका तंत्रिका रज्जु पाया जाता है। और इनमें एक जोड़ी पर मस्तिष्क गुच्छक पाए जाते हैं कि जो तंत्रिकाएं हैं या फिर तंत्रिकाओं को जो मतलब कि जो भी संवेगों को ग्रहण करते हैं वो वाली तंत्रिकाएं क्या है, इनके मस्तिष्क में पाई जाती है और एक गुच्छे के रूप में पाई जाती है। इसीलिए इनको हम बोलते हैं पर मस्तिष्क गुच्छक, या फिर इनमें फिर एक जोड़ी वो वाले गुच्छक पाए जाते हैं पर मस्तिष्क। ठीक है, अगला है इनमें जीव कैसे प्रकार के होते हैं। तो देखो इनमें उभयलिंगी और पृथकलिंगी दोनों प्रकार के जीव हो सकते हैं। उभयलिंगी मतलब जिनमें नर और मादा जनांग एक ही जीव के अंदर पाए जाए, और पृथकलिंगी जिनमें नर और मादा जनांग अलग अलग जीवों के अंदर पाए जाए। तो उभयलिंगी का जो एग्जाम्पल है वो हो गया केचुआ, क्योंकि केचुए में क्या पाया जाता है कि नर और मादा जनांग एक जीव में पाए जाते हैं। और पृथकलिंगी का उदाहरण हो गया नेरिस। तो देखो हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़े हमने एनेलिडा संघ के गमन। गमन में कौन कौन सा पढ़ा, पैरापोडिया, काइटिनी शुक और अगला है चूषक। तो पैरापोडिया क्या होते हैं, इनको तैरने में सहायता करते हैं जो कि नेरिस में पाए जाते हैं। काइटिनी शुक क्या होता है, इनके शरीर की सतह पे एस आकार की कंटिकाएं पाई जाती है जो इनको किसी भी सतह को जकड़ने में या उसको पकड़ने में सहायता करती है। ये काइटिनी शुक किसके अंदर पाया जाता है, केचुए में। और दूसरा है चूषक जो कि जोंक में पाया जाता है, उसको किसी भी जानवर की या इंसान की सतह से चिपकने में। ठीक है, अगला है इनका पाचन तंत्र। तो इनमें पूर्ण आहार नाल होती है क्योंकि इनमें मुख भी पाया जाता है और गुदा भी पाई जाती है। उसके बाद क्या है कि जो सबसे पहले पाचक ग्रंथियां विकसित हुई थी वो एनेलिडा संघ के जीवों में ही हुई थी। तो ये देखो, ये एक डायग्राम था जिसमें क्या था, इसका पहला मतलब केचुआ मान लो, इसका आगे का भाग इसको बोल रहे हैं प्रोस्टोमियम, और जो सबसे पहला खंड होता है इसको बोलते हैं पेरिस्टोमियम, और सबसे पहले खंड के अंदर ही इनका मुख पाया जाता है। और जो इनका लास्ट वाला सेगमेंट होता है या फिर लास्ट वाला जो खंड होता है, सबसे लास्ट वाला, उसको हम बोलते हैं पाइजीडियम, जिसके अंदर इनकी गुदा पाई जाती है। अब है रिसंचरण तंत्र, इनमें बंद प्रकार का रिसंचरण तंत्र पाया जाता है और सबसे पहली बार जो हृदय है वो एनेलिडा संघ के जीवों में ही विकसित हुआ था। ठीक है, और इनका हृदय क्या होता है, न्यूरोजेनिक होता है, क्योंकि इनके हृदय की जो भी संरचना है या जो भी कार्य है वो क्या है, इनके मस्तिष्क में जो तंत्रिकाएं पाई जाती है उनके द्वारा नियंत्रित की जाती है। अगला, इनमें आरबीसी नहीं पाई जाती लेकिन हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और एक श्वसन वर्णक है इरिथ्रोपोएनिन पाया जाता है, और इनका जो हार्ट होता है उसमें 4 या 5 कक्ष या चैम्बर पाए जाते हैं। अगला है श्वसन तंत्र। तो इनमें श्वसन 3 प्रकार की संरचनाओं के द्वारा होता है। पहला इनके शरीर के सतह द्वारा, ठीक है, दूसरा है क्लोम दरारों द्वारा जो कि जलीय जीवों में पाई जाएगी, और तीसरा है इनके पार्श्वपाद या फिर पैरापोडिया द्वारा। ठीक है, अगला है उत्सर्जन तंत्र। तो इनमें उत्सर्जन तंत्र के लिए जो मुख्य अंग है वो नेफ्रिडिया पाया जाता है, और अपशिष्ट पदार्थ जो ये अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं उनके आधार पर ये 2 प्रकार के जीव होते हैं। पहला अमोनोटेलिक जो अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे, और दूसरा यूरियोटेलिक जो कि यूरिया का उत्सर्जन करेंगे। अगला सुविकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, और इनकी जो भी तंत्रिकाएं होती है वो क्या करती है, मस्तिष्क में पाई जाती है, और इनमें जो तंत्रिका रज्जु है वो अधर या फिर आगे की तरफ पाया जाता है। अगला है ये उभयलिंगी या पृथकलिंगी दोनों हो सकते हैं। उभयलिंगी जिनमें नर और मादा जनांग एक ही जीव में पाए जाए, इसका उदाहरण हो गया केचुआ, और पृथकलिंगी जिसमें नर और मादा जनांग अलग अलग जीवों में पाए जाए, उसका उदाहरण हो गया नेरिस। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, अब हम इसमें पढ़ेंगे निषेचन। ठीक है, तो देखो जो एनेलिडा संघ के जीव होते हैं उनमें जो निषेचन है वो क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला होता है आंतरिक और दूसरा होता है बाह्य। निषेचन 2 प्रकार का, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक और बाह्य। ठीक है, अब देखो बाह्य निषेचन तो क्या हो जाएगा कि बाह्य निषेचन देखो होता है नेरिस में। नेरिस में क्या है, नर और मादा जनांग अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। तो जो नर है वो क्या करेगा, अपने स्पर्म पानी में रिलीज कर देगा, और जो मादा है वो क्या करेगी, अपने अंडे पानी में रिलीज कर देगी, और फिर पानी के अंदर ही क्या होगा,
स्पर्म मतलब कि शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिल जाएंगे और उनका निषेचन हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे बाह्य निषेचन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आंतरिक निषेचन। अब देखो, ये तो हो गया बाह्य निषेचन जो कि नैरिस में होगा। दूसरा है आंतरिक निषेचन। तो देखो, आंतरिक निषेचन दो मतलब एक तो केंचुए में भी होगा आंतरिक निषेचन और दूसरा लीच या फिर जोंक में भी होगा। अब देखो, इनमें आंतरिक निषेचन कैसे होता है। हमें पता है कि जो केंचुआ है उसमें क्या है, नर और मादा जननांग एक ही जीव के अंदर पाए जाएंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब मतलब ये जनन करते हैं तो देखो ऐसे ये बंदा मान लो केंचुआ है, ठीक है, और ऐसे दूसरा केंचुआ आके आपस में ऐसे लिपट जाते हैं या फिर चिपक जाते हैं दोनों अपने पीछे वाले साइड से। ठीक है, तो अब क्या होता है कि आपको पता है इन दोनों में नर और मादा जननांग है, तो एक ही जीव के अंदर शुक्राणु भी बनेंगे और उसी जीव के अंदर अंडाणु भी बनेंगे। तो क्या करेगा, जो ये वाला केंचुआ होगा वो अपने स्पर्म इस वाले केंचुए के अंदर रिलीज कर देगा। ठीक है, और जो ये वाला केंचुआ होगा वो अपने स्पर्म इस वाले केंचुए के अंदर रिलीज कर देगा, जिसके कारण क्या होगा कि दोनों केंचुओं में अलग अलग जाति के स्पर्म आ गए। ठीक है, और फिर वो स्पर्म क्या करेंगे, अंडाणु के पास जाके या फिर अंडे के पास जाके उसको निषेचित कर देंगे। इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि इसमें आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन होता है, लेकिन जो स्पर्म होते हैं मतलब कि जो शुक्राणु होते हैं वो दोनों अलग अलग जीवों के होते हैं। ठीक है, ये हो गया निषेचन। अब है इनमें परिवर्धन किस प्रकार का होता है। तो जो परिवर्धन है वो इनमें प्रत्यक्ष भी होता है और अप्रत्यक्ष भी होता है। प्रत्यक्ष का मतलब क्या है कि सीधे नए जीव का निर्माण हो गया, और अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है कि पहले अंडे से लार्वा बनेगा और उस लार्वा के बाद वो नए जीव का निर्माण करेगा। तो देखो, जो इसमें लार्वा होता है उसका नाम होता है ट्रोकोफोर। ठीक है, ट्रोकोफोर लार्वा इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो क्या पढ़ा, निषेचन बाह्य और आंतरिक। बाह्य निषेचन होता है नैरिस में जो कि जल के अंदर होता है, और आंतरिक निषेचन होता है केंचुए में। आंतरिक निषेचन होता है लेकिन फिर भी जो शुक्राणु होते हैं वो अलग अलग जीवों के होते हैं, और इनमें परिवर्धन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का पाया जाता है। अगर अप्रत्यक्ष पाया जाएगा तो उसमें जो लार्वा होगा उसको हम बोलेंगे ट्रोकोफोर लार्वा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई एनेलिडा संघ की सारी विशेषताएं पूरी। अब कल हम पढ़ेंगे एनेलिडा संघ का वर्गीकरण। ठीक है, आज के लिए इतना ही।